बच्चों अब डिस्कस करने जा रहा हूं एनबीएस नंबर 14। इसमें डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डाइपोल मूवमेंट को। एक क्वेश्चन पेपर में हर बार पक्का आता है, हो सकता है कि दो भी आ सकते हैं। सभी बच्चे एनबीएस मतलब नीट बुलेट सीरीज को जरूर जरूर फॉलो करें, ठीक है। जैसे हर बच्चे के 110 नंबर 120 नंबर से ऊपर आ सके मिनिमम। इस सीरीज का यही टारगेट है कि 25 से 30 सब टॉपिक पढ़ाए जाएं और उससे 25 से 30 क्वेश्चन नीट के पेपर में फंस जाए उन्हीं सब टॉपिक के, और आप उनको करके आओ। इसीलिए मैं सब टॉपिक की समरी पढ़ा रहा हूं, साथ साथ में 5 साल के मिनिमम पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो सारे बच्चे गौर से देखें और पेपर में जाने से पहले हर लेक्चर को कम से कम 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट के आसपास के लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करना है, गौर से देखो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इससे सब कुछ निकल आएगा इसी ट्रिक से। गौर से समझो। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, यदि टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 14 से कम है या 14 के बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल एटॉमिक नंबर में 8 माइनस करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको बस 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 है या उसके बराबर है तो उसमें 8 माइनस करो, जो रिमाइंडर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। यदि टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 से ज्यादा है तो भी आपको 8 माइनस करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 करना है। फिर आपको क्या करना है, 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। यदि टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 से ज्यादा है तो 8 माइनस करो, जो रिमाइंडर आए उसमें 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। अच्छा गौर से देखो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो वो मॉलिक्यूल, वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। मान लो किसी का 0.5 आ रहा है तो वो एग्जिस्ट करता है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे। टोटल एटॉमिक नंबर का सम यदि ऑड है, टोटल एटॉमिक नंबर का सम यदि ऑड है, 10 या 16 है तो पैरामैग्नेटिक, इसके अलावा कुछ भी है तो डायामैग्नेटिक। फिर से समझो, टोटल एटॉमिक नंबर का सम ऑड है या 10 या 16 है तो पैरामैग्नेटिक, इसके अलावा कुछ भी है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, समझ गए। अब देखो एनर्जी का ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हो। टोटल एटॉमिक नंबर का सम लेस देन 14 या इक्वल टू 14 है तो क्या होगा, ठीक है। टोटल एटॉमिक नंबर का सम लेस देन 14 या इक्वल टू 14 है तो बच्चों ये होगा 1s स्टार। देखो 1s स्टार, 2s स्टार। अब बस यहीं पे डिफरेंस है, पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz। अब जब टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 से ज्यादा होता है तो सिर्फ एक जगह पे चेंजेस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये देखो अब ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, बस इतना डिफरेंस होता है। तो कभी कभी इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन रहता है तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि किसी का एटॉमिक नंबर 8 या 8 से कम है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, बाबा मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बाबा में इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 2 2 ऐसे करके। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 1/2 बॉन्डिंग, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कब कर सकते हो, जब बॉन्ड ऑर्डर, जब टोटल एटॉमिक नंबर का सम 8 से कम हो तो बाबा करके भर लो। बा बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, आप परेशान मत होइएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हर टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब डाइपोल मूवमेंट देखो डाइपोल मूवमेंट जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, Q इंटू एल। जैसे ये देखो कोई बॉन्ड है,
अब इस बॉन्ड में क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हुए, तो इस पर माइनस चार्ज आया, इस पर प्लस चार्ज आया। तो ये इन दोनों में से कोई एक चार्ज और ये बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सॉरी डाइपोल मूवमेंट होता है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, शिफ्टिंग की वजह से जो चार्ज आ गया और दो एटम के बीच की डिस्टेंस इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई डाइपोल मूवमेंट होता है। अब डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है डी बाई, और एक डी बाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। अच्छा, अब कुछ पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो, यदि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है, तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है, तो डाइपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा। जैसे ये देखो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, डाइपोल मूवमेंट, ये देखो ये सारे अटैच्ड एटम सेम है, तो इन सब का डाइपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। अच्छा, यदि सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो उसके पास हमेशा डाइपोल होगा। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर को 100% कैंसिल आउट करने के लिए एक दूसरा लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर वेक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए एक दूसरा लोन पेयर वेक्टर चाहिए, और सेंट्रल एटम के पास एक ही लोन पेयर है, तो 100% कैंसिल आउट तो कभी होगा ही नहीं हो। तो यदि सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है तो हमेशा डाइपोल होगा। अच्छा, सेम एटम से यदि कोई मॉलिक्यूल बना है तो उसका डाइपोल हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्यू की वैल्यू जीरो होगी। यदि सेम एटम से मॉलिक्यूल बना है तो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं होंगे, और जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे तो चार्ज नहीं आएगा, और आप जानते हैं चार्ज नहीं आएगा तो क्यू की वैल्यू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो रखोगे तो डाइपोल जीरो हो जाएगा। तो यदि कोई मॉलिक्यूल सेम एटम से बना है तो उसका डाइपोल हमेशा जीरो होगा। N2, O2, है ना, इन सब का डाइपोल जीरो है, Cl2, F2, I2, ऐसे। अच्छा, आप गौर समझो, सेम वेक्टर सेम एंगल पे अरेंज है तो भी रिजल्टेंट डाइपोल जीरो आएगा। वेक्टर सारे के सारे सेम है, सेम वेक्टर और सेम एंगल से अरेंज है तो भी रिजल्टेंट डाइपोल जीरो आएगा। जैसे ये देखो, अब ये क्या है, CCl वेक्टर, ये क्या है, CCl वेक्टर, ये क्या है, CCl वेक्टर। अब आप चेक करो, ये सब सेम एंगल से अरेंज है। भाई इसके बीच में कितना एंगल है, 120, ये एंगल कितना है, 120, और ये एंगल कितना है, 120। तो सेम वेक्टर है, CCl वेक्टर, CCl वेक्टर, CCl वेक्टर, और सब एक दूसरे से क्या है, सेम एंगल पे अरेंज है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो ऑलवेज जीरो आएगा। इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो ऑलवेज जीरो आएगा। तो निकालो क्यों, बस आप कॉन्सेप्ट चेक करो, सारे के सारे वेक्टर सेम है और सेम एंगल पे अरेंज है, तो रिजल्टेंट डाइपोल जीरो। अब देखो, पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जिसके पास डाइपोल होता है उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिसके पास डाइपोल नहीं होता है, मतलब डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखो, अमोनिया का डाइपोल, अमोनिया का डाइपोल किधर है, लोन पेयर वेक्टर का डाइपोल देखो इधर है, ये लोन पेयर वेक्टर की डायरेक्शन है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव से लो इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर होती है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर होती है, सॉरी, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि पहले गलत बोल दिया है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर होती है। तो देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो डायरेक्शन ये होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, डायरेक्शन ये होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, डायरेक्शन ये होगी। अब ये सबकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, लोन पेयर वेक्टर में कुछ जुड़ रहा है, चेक करो, लोन पेयर वेक्टर में कोई वेक्टर का सम हो रहा है, ये तीनों वेक्टर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और ये लोन पेयर वेक्टर है, तो लोन पेयर वेक्टर में कुछ जुड़ रहा है। अब यहां चेक करो, ये लोन पेयर वेक्टर है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो लोन पेयर वेक्टर में कुछ कम हो रहा है, चेक करिए, लोन पेयर वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है और इन 3 वेक्टर की डायरेक्शन नीचे है, तो लोन पेयर वेक्टर में कुछ कम हो रहा है।
और यहां पर लोन पेयर वेक्टर में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट NF3 के डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा है। क्यों? इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? लोन पेयर में कुछ जुड़ रहा है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? लोन पेयर में कुछ कम हो रहा है, तो वैल्यू इसकी बड़ी हुई ना। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखो, इतनी बातें जरूर याद रखो। अब देखो गौर से क्या कह रहा है, ए हाइपोथेटिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। फॉल्स। मैंने क्या बताया, कौन एग्जिस्ट करेगा? वही एग्जिस्ट करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0। आपको बताया अभी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ये देखो एग्जिस्ट करता है बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0। अब जिसका डाइपोल 0 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एज ए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, ये भी फॉल्स है। आपको अभी मैंने दिखाया है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहां तो ये लिखा, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। देखो ऐसा कहां लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये देखो, अब देखो ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर लगाना है, यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, तो क्या ये डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर सही है? हमें ये लगाना है, हमें ये लगाना है। तो देखो यार, जितने ज्यादा, देखो ये है ऐसे, ये वाटर है, तो वाटर के पास कितने लोन पेयर है? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ये देखिए ऐसे। अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, ऐसे, और इसके पास 1 भी लोन पेयर नहीं है, ऐसे। ये देखिए, ये सिचुएशन है। अब वाटर का एंगल कितना होता है? देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये सारे के सारे sp3 हैं, चेक कर लो आप। आपको मैंने NBS नंबर 2 में पढ़ाया है कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल में जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। टेट्राहेड्रल में जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। टेट्राहेड्रल में जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। इसका मतलब वाटर का एंगल सबसे कम है, और यदि एंगल कम है तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। क्यों? इस फार्मूले से। ये देखो, ये देखो, cos थीटा। यदि एंगल कम है तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो इस वजह से ये डाइपोल का सही ऑर्डर लगा है। नेक्स्ट, अब देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। फॉल्स। अभी पढ़ाया है कि अमोनिया का डाइपोल ज्यादा होता है, अमोनिया का डाइपोल ज्यादा होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। देखो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है, तो डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? 0 होगा। भाई बोरान है, बोरान ग्रुप नंबर 13 का है, तो बैलेंस में कितने हैं? 3। जो जिस ग्रुप का होता है उसके बैलेंस में उतने होते हैं। बोरान ग्रुप नंबर 13 का बैलेंस में 3 है, और तीनों के तीनों बॉन्डिंग में चले गए, तो लोन पेयर 0। तो लोन पेयर कोई नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है, तो डाइपोल 0 होगा। अभी पॉइंट पढ़ाया है, तो ये भी गलत है ना। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, इसका तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। ठीक है। अब देखो, विच हैव फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सारे अटैच्ड एटम सेम है, डाइपोल 0। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सारे अटैच्ड एटम सेम है, डाइपोल 0। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सारे अटैच्ड एटम सेम है, डाइपोल 0। यहां होगा। क्यों? ये एक बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड है, तो डाइपोल बनेगा ही बनेगा, डाइपोल बनेगा ही बनेगा। अब ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। अब बस कर लो जो पढ़ाया है भाई। C2 2 नेगेटिव का क्या होगा? 6 6 12 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 14। टोटल एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है? 14। यदि टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14
या लेस देन 14 है तो बस इसमें 8 माइनस करो, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई इसमें 8 माइनस कर दोगे तो 6 आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब N2 निगेटिव लो, टोटल एटॉमिक नंबर 7 7 14 प्लस 2 16। टोटल एटॉमिक नंबर का सम यदि 14 से ज्यादा है तो 8 माइनस करो, और जो रिमाइंडर आए उसको 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 किया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब O2 निगेटिव, इसको देख लो, टोटल एटॉमिक नंबर का सम यदि 14 से ज्यादा है, 8 8 16 2 18, तो 8 माइनस करो 10 आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, टोटल एटॉमिक नंबर का सम यदि 14 से ज्यादा है तो 12 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, C2 का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 का है, फिर N2 का, फिर O2 का। क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये आ गया। According to molecular orbital theory, the species among the following does not exist. अब कौन एग्जिस्ट नहीं करता है या कौन एग्जिस्ट करता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब आप सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अब देखो, मैंने कहा था कि यदि एटॉमिक नंबर 8 या 8 से कम है तो बाबा करके भरोगे। अब He2 हीलियम कितना होता है, 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हुआ। अब 5 है तो 2 2 1, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 3, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। अब ये 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आई है तो एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट पूछ रहा एग्जिस्ट। अब इसको करो तो देखो 2 प्लस 2 माइनस 1 3, अब 3 है तो भरोगे कैसे, 2 और 1, तो बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये करो, Be होता है 4 प्लस 4 8, अब 8 है तो 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग में कितने 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने 4 0, अब 2 से डिवाइड करो तो भी 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। अब देखिए, ये तो मैं करा चुका हूं, आप कर लीजिए अमोनिया का। अब देखिए, द बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलाइड आयन आर सेम दैट ऑफ, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। तो देखो एसिटिलाइड आयन ये होता है, ये होता है एसिटिलाइड, ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, देखो 3 बॉन्ड बने। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड बने वो बॉन्ड ऑर्डर है। अब आप चेक कर लो बॉन्ड ऑर्डर किसका 3 आएगा, आप चेक कर लो बॉन्ड ऑर्डर किसका 3 आएगा, और साथ साथ में ये होगा कैसा, डायामैग्नेटिक। क्यों, कार्बन में सारे इलेक्ट्रॉन तो फिल है, कार्बन की पूरी वैलेंसी फिल है तो डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक चेक कर लो कि बॉन्ड ऑर्डर 3 हो, डायामैग्नेटिक कौन हो, तो चेक कर लो। देखो 7 8 15, 1 माइनस हो गया 14, तो टोटल एटॉमिक नंबर का सम 14 या 14 से कम है तो सीधा 8 माइनस करो, जो आया 2 से डिवाइड करो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, हाँ है, और डायामैग्नेटिक है। क्यों, टोटल एटॉमिक नंबर का सम क्या है, इवन है, टोटल एटॉमिक नंबर का सम क्या है, इवन, तो बस डाया है। पैरा कब होता है, जब टोटल एटॉमिक नंबर का सम 8 हो, ऑड हो, टोटल एटॉमिक नंबर का सम ऑड हो या 10 और 16 हो, तो ना तो ये 10 है ना 16 है और ना ऑड है, तो ये डाया ही होगा क्योंकि ये पैरा नहीं है, तो बस यही आंसर होगा, बस यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा जो 1 2 बचे हो, आपके लिए कर दिए। अब मिलेंगे NBS नंबर 15 में।